स्कूलिंग मेरी हिंदी माध्यम से हुई है। यही बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल मेरा गांव से ही हुई है। तो ओके। फाइनेंशियल कंडीशन घर की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसी दौरान फिर मुझे एसएससी जेई के बारे में पता चला कि एसएससी जेई भी एक एग्जाम होता है। नॉन टेक में जो जीके जीएस वाला पोर्शन 50 नंबर का आता, उसमें कितने नंबर थे तुम्हारे? 3 या 19 नंबर ही थे। एग्जामिनेशन में आता तो बहुत था, लेकिन छूट गया। आपके साथ ऐसा हुआ क्या पेपर में? काश उसको देख लिया होता तो शायद कुछ कहानी और अलग होती। सभी को मैं मिलाने वाला हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने ना तो एसएससी जेई 2024 में एग्जामिनेशन क्रैक किया, बल्कि अपनी मेहनत के दम पे जो उनको चाहिए था, जिस डेस्टिनेशन पे, जिस जर्नी को वो कंप्लीट करने वाले थे, उनको पूरे अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी होने के नाते जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कंप्लीट किया है। पूरी की पूरी बात करूंगा। हमारे साथ हैं शुभम। एक बार आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा शुभम कि अपने बारे में कुछ शब्द बताइए, जिससे कि बच्चों को पता चले कि कौन है आप, आपने कहाँ से पढ़ाई की, ये सब बेसिक बातें बताइए शुभम। Yes, sir. First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Subham Kumar Dwivedi. I have done my BTech from SDS ITS Indore. Currently, in 2024, I have been selected in PRO department. Yes, sir. एसएससी जेई 2024 में, राइट? Yes, sir. ओके। तो शुभम, बीआरओ के सिलेक्शन से पहले की कहानी सबसे पहले हम बात कर लेंगे। बीआरओ में तो सिलेक्शन चलो हो गया, सबको पता चल गया, आपको भी खुशी हुई होगी, आपके घर वालों को पता चला होगा तो कि आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली, जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। स्कूलिंग की बात करते हैं, सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करते हैं शुभम। अगर हम Yes. बात करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ होते हैं 12th के बाद डिप्लोमा, कुछ बीटेक करते हैं। Yes, आपने sir. स्कूलिंग के बाद क्या ऑप्ट किया, किस तरीके की प्रिपरेशन रही, और स्कूल में आपके जो मार्क्स होते हैं वो एवरेज होते थे या टॉपर्स की लिस्ट में होते थे या फिर बिलो एवरेज होते थे? कैसा था परफॉर्मेंस? Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्कूलिंग मेरी हिंदी माध्यम से हुई है। यही बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल मेरा गांव से ही हुई है। उसके बाद जो मेरा 11th 12th तक जो स्टडी थी, यहाँ से हमारे एक तहसील है जो कि 13 किलोमीटर दूर है, वहां से हुई, वो भी हिंदी माध्यम से था। उसके बाद सर एक्चुअली मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था चूंकि गांव से होने के कारण। पर मेरे एक भैया जो बाहर रहते हैं, उन्होंने बोला कि आप जेई में जेई की तैयारी करो, जिससे आप इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं ओके। जेई की तैयारी के लिए मैं सर कोटा चला गया। फिर वहां ओके। सर मैंने तैयारी की। तो सर फर्स्ट ईयर में जो मेरे को जेई मेंस का जो मैंने दिया, जेई मतलब क्लियर हो गया जेई मेंस, तो उसी के थ्रू मेरे को अपना गवर्नमेंट कॉलेज मिला, यही एमपी का। ओके। उसके बाद सर मैंने यस सर उसके बाद सर मैंने सिविल ब्रांच ऑप्ट किया। तो सर उसमें फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि हिंदी माध्यम से जाने का एक वो, और जो अपन स्टडी किए थे इंग्लिश में तो किए नहीं थे, हिंदी में पूरा किए थे। जेई मेंस में भी तैयारी की और इधर 12th तक भी तैयारी किए। तो वो पूरे जो स्टडी थी, वो पूरे हिंदी माध्यम से अचानक से इंग्लिश माध्यम में चेंज होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट हुआ जिसको मैं ऑप्ट नहीं कर पाया। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 3 से 4 बैक लग गए। अरे बाप तो रे। इवन मेरे घर वाले भी यही बोलने लगे कि 4 साल में ही डिग्री कर लोगे ना। तो सर ये ऐसा केस हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने आप पे थोड़ा सा फोकस किया, चीजों को समझने। फिर मेरे अच्छे दोस्त बने जो कि स्टडी के लिए थोड़ा सा उनका ध्यान था स्टडी पे, तो उनसे मैंने दोस्ती की, चीजों को समझने पे मैंने फोकस किया। फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो फिर सर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो उसी दौरान पे मैं सर गेट की तैयारी शुरू करने लग गया। ओके। गेट की तैयारी मैंने सर शुरू की। तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ नहीं आया कि फर्स्ट ईयर जब मैंने तैयारी की, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से सर मैंने तैयारी शुरू की थी। सीरियस तैयारी मतलब आपकी तीसरे और चौथे वर्ष में हुई? यस सर, फोर्थ ईयर में प्रॉपर हुई थी। थर्ड ईयर में सर मैं एक्चुअली, जैसे होता है ना कि आप नेट पे थोड़ा। प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाँ। इस तरह के मैंने सोचा कि मेरा दोस्त बोला कि दे लेते हैं क्या होता है। तो हाँ। फोर्थ हाँ। ईयर में मैंने दिया सर, तो जस्ट क्वालिफाई कर पाया। तो मुझे एक ऐसा लगा कि चलो कर सकते हैं अपन, ये अच्छा है। इसके पहले मैं एसएससी जेई के बारे में या फिर एसएससी के बारे में इतना ज्यादा वो नहीं नहीं था सोचते मेरा। होगे। गेट या फिर ईएससी के मेरा फोकस था। तो उसके बाद सर बिल्कुल। फोर्थ ईयर मैंने एक मतलब स्टडी जो प्रॉपर स्टडी चालू की, जो कि नॉर्मल एक कॉलेज डेज थे, उसमें सारे प्रिपरेशन चलते रहते थे, प्रोजेक्ट का काम रहता था, तो उस वजह से मैं फुल फोकस नहीं कर पाया। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। ओके। उस साल सर यस सर, तो गेट का सर क्वालिफाई भी हुआ और उसमें मेरी 3600 रैंक थी। तो एक्चुअली सर मेरे को करना था जॉब। जो ओके। फाइनेंशियल कंडीशन घर की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरे को जॉब का था कि जॉब
करनी थी, तो मैंने एमटेक ऑप्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा एक चांस और देते हैं अपने आप को। तो उसी दौरान फिर मुझे एसएससी जेई के बारे में पता चला कि एसएससी जेई भी एक एग्जाम होता है, उसको हम दे सकते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो बिल्कुल। सर उसी उसी टाइम पे मैंने एसएससी जेई के बारे में भी सुना, पर मेरा फोकस अभी भी गेट की तरफ ही था, गेट और ईएससी की तरफ था। मेन फोकस गेट की तरफ था, क्योंकि उसके थ्रू ये है कि आप एक बार एग्जाम निकालोगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू एक हर्डल रहता है, वो आप क्रॉस कर लोगे तो बिल्कुल, और उसके बाद इजी सिलेक्शन हो सकता है ऐसा। हाँ यस, बिल्कुल। तो यस सर। मतलब ओवरऑल आपने गेट एक बार ट्राई किया और आपका मतलब रैंक ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा ही आया था, एक तरह से उतना अच्छा नहीं जिससे कि आप सोच सकते हो पीएसयू मिल जाए। तो आपने एक बार दोबारा ट्राई दिया, लेकिन माइंड में ये हो गया कि जेई का एग्जामिनेशन भी होता है, उसको भी देना है, साथ यस साथ सर। में वो भी चल रहा यस सर। सेकेंड मैंने जब किया गेट का दिया, और उसी टाइम पे मैंने एसएससी का भी थोड़ा थोड़ा, जैसे उसमें कुछ सब्जेक्ट अलग होते हैं जो गेट और एसएससी में अलग होते हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं उनकी तरफ भी मैंने थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाया, जैसे एस्टिमेशन हो गया। था। और एक का दो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ज्यादा आते हैं इसमें एसएससी में, तो उनको बीएमसी का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना हो मैं गया। स्टार्ट किया, क्योंकि गेट में फुल्ली फोकस 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे आप अच्छा बिल्कुल कमांड कर लेते हैं, तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो उसी पे मेरा ज्यादा फोकस था। तो फिर इधर सर सिलेबस भी बढ़ा एसएससी जे का, तो उधर भी थोड़ा सा मैंने देखना चालू किया। फिर सर मैं धीरे धीरे, जैसे कि अड्डा 24/7 से भी जुड़ा, उसमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू हुए तो उससे और नॉलेज आता गया। फिर उसमें तरह तरीके के सेशन भी होते थे जिससे आप नॉलेज वाले होते थे, और एमसीक्यू मैं प्रीवियस सेशन ईयर, बेस्ड। मतलब कुल मिला के आपने ये बताया कि जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्राइम फोकस आपका जो गेट एग्जामिनेशन था, गेट एग्जामिनेशन के साइड बाय साइड आपने दूसरे वर्ष में आपने एसएससी जेई की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जो एडिशनल सब्जेक्ट थे उनको भी देखने लगे, बिल्डिंग मटेरियल, यस सर। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट देखने लगे। अच्छा शुभम, एक बात पूछूंगा कि ये आपका एसएससी जेई का जो क्लियर हुआ एग्जामिनेशन 2024 वाला, यह पहला एग्जाम था, मतलब एसएससी जी पहली बार दिया था, पहली बार में क्लियर हो गया, या फिर दूसरा अटेम्प्ट था? मैं गेट की तैयारी कर रहा था सर, उसी दौरान पे जब मुझे एसएससी का पता चला, तो उस वर्ष मेरा प्री क्लियर हुआ था और मेंस में थोड़े कम मार्क्स आए थे सर। तो उस ओके। वजह से मैं मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मेरे ओवरऑल 290 के अप्रॉक्स नंबर आए थे। तो मुझे ओके, ऐसा लगा कि हाँ ये ठीक है। और गेट में मेरी निकाल सर सकते हो। 2000 रैंक आई थी। यस ओके। सर, गेट में भी 2000 रैंक आई थी, पर एसएससी जेई का थोड़ा मुझे इजी लगा, क्योंकि मेरा जो हम्म। मेन फोकस है सर जॉब का था, और फिलहाल अभी के लिए तो मैं सोचा कि एसएससी जेई को टारगेट करते हैं। तो सर इस साल मैंने फिर और जो से सारा सिलेबस था और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे नॉन टेक, सर मैंने इसी साल से एकदम प्रॉपर वे में शुरू किया, क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल, सर गेट में तो नॉन टेक में भाई जो नॉन टेक। एप्टीट्यूड, जो गिने यस चुने सर। क्वेश्चन वैसे ही एप्टीट्यूड हो तो सर जाते एक हैं बार वो। समझ में, यस सर, यस सर, एप्टीट्यूड तो एक बार सर समझ में भी आ जाता है, क्योंकि अपन गेट में ही पढ़ते हैं, लेकिन हाँ उसके अलावा जीएस जीके करंट अफेयर्स, ये एक बार पहली बार मैंने इसको प्रॉपर वे में फेस किया, तो उस वजह से सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सर फाइनली बीआरओ मिल गया, इस बात की बिल्कुल खुशी है। बिल्कुल, फाइनली आपको सिलेक्शन हुआ, इसकी तो बहुत बहुत बधाई गाइज। आप सभी जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं ना, वो सभी के सभी ये सोच रहे होंगे कि शुभम जो है प्रॉपरली गेट पे फोकस थे और उसके साथ साथ में फिर से एसएससी जेई के लिए भी पढ़ना स्टार्ट किया। जैसा कि इन्होंने बताया कि नॉन टेक पोर्शन में जीके जीएस में इनको दिक्कत थी, जैसा कि आप सभी को होती है, सभी बच्चों को होती है, उसके बावजूद भी इन्होंने सिलेक्शन लिया। एक बात पूछना चाहूंगा, मैं हर इंटरव्यू में हर बच्चे से पूछता हूँ, प्री एग्जामिनेशन दिया था एसएससी जेई का, नॉन टेक में जो जीके जीएस वाला पोर्शन 50 नंबर का था, उसमें कितने नंबर थे तुम्हारे? सर ये तो बहुत ही ज्यादा सर, आई गेस 16 या 19 नंबर ही थे सर। बिल्कुल, 16 जनरली नंबर। जनरली मैं बता रहा हूँ शुभम, जितने भी बच्चे मिले हैं जिनके 40 रैंक है, जिनके 12 रैंक है, जिनकी 16-18 रैंक है, उनके नंबर जो है ना 15 से लेके 25 के बीच में ही होते हैं। यस। और ये अभी मैंने 40th रैंक जिसकी थी उसका भी इंटरव्यू लिया, तो उसने यस। बताया 17 ही नंबर थे। तो यस। पिछली बार जिस बार सिलेक्शन नहीं हुआ उस बार ज्यादा थे, उसके बाद कम हो गए, तो ऐसा होता है। लेकिन इसकी भरपाई आपने डेफिनेटली रीजनिंग में की होगी, टेक्निकल पोर्शन में किया होगा। ओवरऑल रीजनिंग में भी बात सर करूं मेरे अगर, 50 आउट ऑफ 50 थे सर। कितने थे? 50 आउट ऑफ 50 थे? 50 वेरी नाइस यार, बहुत शानदार, मतलब अनबिलीवेबल है। और डेफिनेटली जिन बच्चों को हम बोलते हैं ना कि रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, तो उसका एग्जाम्पल है शुभम। देखो, 50 में से 50 स्कोर इनके हैं, तो डेफिनेटली ये बोला जा सकता है कि आप लोग भी 50, 49, 48 इतना तो स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो स्कोरिंग पार्ट है वहां पे अगर आप चूक जाते हो ना, तो फिर भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा शुभम, आपसे ये पूछूंगा, आपकी भी फर्स्ट चॉइस तो सीपीडब्ल्यूडी होगी, राइट? यस और सर। अभी आपको बीआरओ मिला है,
यस सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो सिलेक्शन हुआ, जॉब हमारे पास मिल गई, ज्वाइनिंग तो फॉर श्योर आपको करना ही करना है। यस क्या आप अगला अटेम्प्ट ट्राई करोगे सीपीडब्ल्यूडी के लिए? पूछना चाहता हूँ आपका ओपिनियन क्या है। डेफिनेटली सर। मेरा एक्चुअली सर जिस तरह का पेपर हुआ था, और एक्चुअली सडनली एसएससी ने एमईएस में जो 100 पोस्ट थी उसको सर डिवाइड कर दिया एसटी एससी में, और जनरल का वो कर दिया सर। तो उसमें से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एमईएस के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सर सडन से हुआ, तो सर एक्चुअली तो इस वजह से शायद बीआरओ मिला है मुझे। बाकी मैं सर बीआरओ से सेटिस्फाइड हूँ अभी फिलहाल के लिए सर। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत आगे के लिए तो अभी सर अक्टूबर नवंबर में पेपर होने वाला है, तो डेफिनेटली मैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए जरूर जाऊंगा। एक अटेम्प्ट जरूर देना, और डेफिनेटली सीट वेस्ट भी नहीं करनी है बाकी बच्चों की, तो उसके यस लिए जब आप ऑप्ट करिएगा डिपार्टमेंट तो उसमें बीआरओ डेफिनेटली एक्सक्लूड कर दीजिएगा यस और यस बाकी के डिपार्टमेंट को ऑप्ट करिएगा। अब डेफिनेटली सर। बात करते हैं पढ़ाई पे। जो आप क्लासेस देखते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, ये सब चीजें सारे बच्चे करते हैं, है ना? और यस सब के सब करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी और प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। यस सर। आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्या होती थी कि पढ़ने के साथ साथ, जैसे थ्योरी पढ़ लिए, क्लास कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, क्या यूनिक स्ट्रेटजी थी आप एक बार बताइए, और कितने घंटे एक दिन में देते थे? सर ये बात आपको सर सुन के स्टैंड होगा, और जो भी सुनेंगे उनको स्टैंड होगा कि मैंने पीवाईक्यू, जो प्रॉपर पीवाईक्यू होते हैं उनको एक भी नहीं लगाया था एसएससी का। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता था कि जो भी वो बनते हैं, टेस्ट सीरीज बनते हैं, जैसे अड्डा 24/7 का मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, और भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज लिए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो भी बनाते हैं टेस्ट सीरीज, वो पीवाईक्यू के ध्यान में रख के बनाते हैं, तो मेरा और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू फोकस। इंक्लूड भी रहता है उसमें, पीवाईक्यू यस भी सर, यस रहते हैं। सर। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, वो इंक्लूड रहते हैं। तो जो भी नॉलेज लेनी रहती थी वो सर टेस्ट के थ्रू ही मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, टेस्ट और मॉक्स पे। और उन्हीं को सर बार बार देखना, और उन्हीं जो भी गलतियां उनको लिखना, और उन्हीं से मतलब सर जो भी मेरे से मिस्टेक्स हो रहे थे उन्हीं के उनको थ्रू मैंने लिखते उनको थे। रेक्टिफाई किया सर। यस सर। और जहां तक सबसे भी सर। बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि इसमें टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस होती है। और यस सर। टेस्ट में जैसे आपने बोला ना कि पीवाईक्यू नहीं लगाया, पीवाईक्यू अलग से नहीं लगाया, लेकिन आपने ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिए होंगे। यस सर। जैसे आप सर जब वो करवाते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप भी पीवाईक्यू रखते थे कुछ क्वेश्चन, कुछ अलग बिल्कुल से क्वेश्चन बिल्कुल रखते थे। प्रमोद सर भी पीवाईक्यू पे फोकस करते थे, और अलग से बिल्कुल। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रखते थे। और उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे एक क्वेश्चन पे ये था कि एक दो मल्टीपल और इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे देते ज्यादा थे। मिल जाए। यस सर। तो मेरा फोकस इसी के अराउंड ज्यादा था। और एक्चुअली क्या है सर, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर खुद से लगाने जाऊंगा तो मेरे को टाइम ज्यादा लग जाएंगे, तो टाइम बाउंडेशन भी रहे, इस सेंस में मैंने सर टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया। और ये सर जो मल्टीपल आपने जो एमसीक्यू कराए हैं उन पे ही मेरा ज्यादा फोकस था। अल्टीमेटली उसी की वजह से आपका सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि आपने फोकस जो है टाइम बाउंडेड फोकस किया एग्जामिनेशन के लिए जो नीड है। अब अक्सर करके ना ऐसे भी बच्चे आते हैं कि बोलते हैं कि सर एग्जामिनेशन में आता तो बहुत था लेकिन छूट गया। आपके साथ ऐसा हुआ क्या पेपर में? एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सर, जो मतलब मुझे ऐसा, जैसे मैं इंटर किया तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आए, जैसे कोल्ड वेदर का आया था, हम्म। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वो मतलब एक दिन पहले ही वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। पर मुझे सोचा कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार नहीं देखे गए ना, टेस्ट सीरीज में देखे गए, तो उसको क्वेश्चन, तो वहां जब मैं देखा तो मुझे अपने आप को रिग्रेट हो रहा था कि काश उसको देख लिया होता तो शायद कुछ कहानी और अलग होती। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सर, एक दो और ऐसे थे, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर को देखकर मुझे ऐसा पहले से ये लग रहा था कि थोड़ा पेपर टफ आएगा। तो मैं प्रिपरेशन जो इजी इजी चीजें थी उनको सर लास्ट लास्ट में रिवाइज ना करने की वजह से वो स्किप हो गए, उनका सर थोड़ा सा वो तो हुआ। देखो, दस बाकी बारह बाकी। क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसका रिग्रेट रहता है। मैं बात कर रहा था टाइम की, कि टाइम की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि टाइम कम पड़ गया, पेपर ही नहीं देख पाया पूरे क्वेश्चन? ऐसा हुआ यस था सर। आपके साथ? लास्ट लास्ट में सर ऐसा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, और उनमें कुछ क्वेश्चनों में जैसे एसएससी ने कुछ क्वेश्चनों के जो आंसर दिए हैं और उसमें ऑप्शन भी दिए थे, वो थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। तो एक बार बिल्कुल। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आता नहीं है, तो उसको डाउट होता है कि क्या कहीं मैंने गलत कर दिया, तो उसको सर दोबारा रेक्टिफाई करने में। और जैसे सर जो मेरे को आ रहा था उनको तो मैंने पूरा कर लिया था, पर जिनको हम्म। मैंने मार्क पर रिव्यू किया था उनको सर एक दो क्वेश्चन में रह गए थे। हालांकि वो दोबारा नहीं क्वेश्चन देख पाए। ऐसे नहीं थे। यस सर। हालांकि वो क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो मुझे आ ही रहे थे अच्छे हम्म तरीके से। हम्म। पर सर वो थोड़ा सा हो गया कि। नहीं, यस स्ट्रेटजी अच्छी है कि आपने उन क्वेश्चंस को फटाफट स्किप किया जो आपको लगते थे कि मुझसे अभी नहीं बन रहा है, बाद में देखूंगा। यस बाद में देखने को समय नहीं भी मिला तो बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं रहता है।
अच्छा शुभम, ये सारी बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने बताई सभी के सभी एस्पिरेंट के लिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे एटलीस्ट उनको इस बात से सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। लाखों बार हम लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि भाई पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू करो उन क्वेश्चंस को जिसमें कंफ्यूजन है, लेकिन स्टूडेंट ना इफेक्टिवली तब समझता है जब वो बच्चा बताता है जो सेलेक्ट हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हो। और इस चीज को आपने फॉलो किया, डेफिनेटली आपको बेनिफिट भी मिला इसका। इसके अलावा चलो पढ़ाई हो गई, प्रिपरेशन हो गया, घंटे वाली बात मैंने पूछी थी, बहुत सारे बच्चों का कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर? आपका इफेक्टिव स्टडी आवर एक दिन का कितना होता था? इफेक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना? इफेक्टिव मतलब जो प्रॉपर आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ये नहीं कि मोबाइल यस, में देख रहे हैं पीडीएफ, वो सारी चीजें नहीं। यस सर। सर यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे सर सबकी खाने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। खाना बिल्कुल। सबको उतना खाना है जो उसको पचा उसकी सके। यूटिलाइज हो जाए। सर हम्म। मेरी खाने की मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेरे को जल्दी चीजें समझ में आ रही हैं, जल्दी से मैं कर पा रहा हूँ चीजों को, तो डेफिनेटली मैं कम शॉर्ट टाइम में भी मैं ज्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ। लेकिन जिनको बिल्कुल। समझने में थोड़ी दिक्कत होती है और याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनको ज्यादा डेफिनेटली ज्यादा टाइम डिवोट करने पड़ेगा। इसमें यही कि जितना ज्यादा आप अपना हार्ड वर्क देंगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, खाली हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना निकालना चाहिए। लाइब्रेरी में सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो ओके। वहां सर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स मैं डेली देता था सर। बहुत शानदार यार। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे डेली देना मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि यार 6 घंटे से कम नहीं, 6 घंटे भी दे रहे हो तो ये प्रॉपर आपका ड्यूरेशन है। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा शुभम। बहुत सारी बातें और भी करेंगे हम लोग, लेकिन इस आज के इस सेशन को थोड़ा सा क्रिस्प रखते हैं ताकि सारे के सारे बच्चे अच्छे से आपकी बात को समझ पाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। सिलेक्शन हुआ इसके लिए बहुत सारी बधाई आपको और आपके परिवार को अड्डा 24/7 फैमिली की तरफ से। मिलते हैं फिर थैंक नेक्स्ट वीडियो में, आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कभी। अगर आपको ऑफिस आना हुआ तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप ऑफिस में आइए और वहां पे एक बार रूबरू होते हैं हम लोग। बिल्कुल। डेफिनेटली सर। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सुमन, लास्ट में उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार 2024 में? प्रॉपर जो मेरा ये प्रिपरेशन रहा है, इसमें मैंने 2 से 3 चीजें ही सीखी हैं सर। कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है, आपको हार्ड वर्क लगातार करते रहना है, और उन चीजों पे ज्यादा फोकस करनी है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। उन चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और हार्ड वर्क और परसिवरेंस, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ, ये सर सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बनाए रखना है। टेम्परामेंट बनाए रखना है, कूल काम। तैयारी के दौरान बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं सर, उसमें ऐसा लगता है कि लास्ट लास्ट में तो सर 1 महीने में तो ऐसा लगता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, वो सारी बिल्कुल। चीजें भूल गई, वैनिश हो गई पूरी तरीके से। लेकिन बिल्कुल। अपने आप को विश्वास रखना है, क्योंकि पेपर में जो चीज आपसे नहीं आ रही है जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में भी आ जाए। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो पूरे एग्जाम की कहानी नहीं बदल सकते, लेकिन आपका टेम्परामेंट पूरे एग्जाम की कहानी बदल सकता है। तो टेम्परामेंट बनाए रखें, हार्ड वर्क बनाए रखें, बहुत और शानदार, उसे बहुत सक्सेस अच्छी जरूर बात। मिलेगी। बहुत अच्छी बात बोली है शुभम, और उन सभी एस्पिरेंट के काम भी आएगी जिनको अपने फैमिली कंडीशन को भी देखना है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। उस केस में टेम्परामेंट काम रख के एग्जामिनेशन देना और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना ही एक तरीका होता है जिसमें जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।